जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे इंडियन सैनिक के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानेंगे इंडियन सैनिक के क्लास की तरफ से। हमारा क्लास का नाम है इंडियन सैनिक। इंडियन सैनिक क्लास की तरफ से आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में बताएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड एक्चुअली होता क्या है। सभी कोई कुछ लोग इंडियन नेवी में ही एक बांटा हुआ रूप है, जैसे दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। इंडियन सैनिक है, इंडियन नेवी में ही इसको बांटा हुआ एक अलग रेजिमेंट है, अलग टाइप का रेजिमेंट है, जिसमें अलग अलग विभागों में बांटा गया है। अगर थल की रक्षा करना है तो इंडियन आर्मी है, अगर आपको समुद्री की रक्षा करनी है, तट की रक्षा करनी है तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है। और वायु मतलब हवा में जो मारने वाली मिसाइल्स होती है वो इंडियन एयरफोर्स को दी गई है। ये सारा को कंडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करती है। अब चलते हैं भारतीय कोस्ट गार्ड के विषय में। ये भारतीय कोस्ट गार्ड होता क्या है, इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसमें जॉब कैसे मिलता है, या फिर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसी तैयारी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल, इसका जो विभाग होता है, जिस विभाग में वो काम करती है, मैरीटाइम आर्म फोर्स के अंदर में काम करती है। मैरीटाइम आर्म फोर्स के अंदर में काम करती है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हो चुकी थी, बट इसको पार्लियामेंट ने अभी पास नहीं किया था। पार्लियामेंट ने पास कब किया? 18 अगस्त 1978 को पास किया था। पार्लियामेंट में पास कब हुआ? 18 अगस्त 1978 में पास किया गया था, बट उससे पहले ये फाउंडेशन इसका हो चुका था। 1977 में इसका फाउंडेशन हो चुका था। अब इसमें क्या होता है, इसका मोटो क्या है? तो हम समझते हैं किसी चीज का एक मोटो होता है। एयरफोर्स का अलग मोटो है, आर्मी का अलग मोटो है, डीआरडीओ का अलग मोटो है, इसलिए तटरक्षक का भी एक मोटो होता है। मोटो ये होता है कि कुछ बताना चाहता है, ठीक है, तो उसका मेन मकसद क्या है? वयम रक्षमाम, यानी अपनी रक्षा करते हुए दूसरों लोगों को भी रक्षा करना, यानी हमारे जैसे देशवासी हो गए उनकी रक्षा करना, ये इनका मोटो है। वी प्रोटेक्ट, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना, सभी लोगों की रक्षा करना, खुद सेल्फ रक्षा करते हुए। अभी जानेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जो इसका सभी का हेडक्वार्टर से आर्मी नेवी एयरफोर्स सबका हेडक्वार्टर होता है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था और न्यू दिल्ली से ही इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था 18 अगस्त 1978 में। 18 अगस्त 1978 में पास किया गया था। अब इसके पोस्ट के बारे में जान जाते हैं, पोस्ट कौन कौन सा होता है। पोस्ट एक नंबर तो असिस्टेंट कमांडर, जो डीजी में आता है, पायलट और नेविगेटर जो रहते हैं उनके तहत आता है। इसमें बाद 18 से 22 आपको एज लगती है, और उससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है, एलिजिबल नहीं रहेंगे आप। 18 से 22 के अंदर में ही आपको क्वालिफाइड करना होगा और 18 से 22 के अंदर ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ज्यादातर महीने में, साल में 6-7 बार तो ये फॉर्म आ ही जाते हैं। एक कंफर्म भैया 6-7 बार मिनिमम ये फॉर्म आ जाते हैं। नाविक यात्री का, ये सब डोमेस्टिक का सब आ ही जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, 10+2 आपको पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10+2 आपको पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हाइट चाहिए। इसका हाइट मैं बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर 152 या 157 ऐसी हाइट दी हुई थी। वो हाइट कभी कभी डिपेंड करता है कि 152 या 157, इतना समझ लीजिए कि 152 से 162 के अंडर में अगर आपका हाइट रहा तो आपको इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम 152 हाइट होनी चाहिए आपकी, और 162 के एबव रहा या उसके अंडर में रहा, समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हाइट में आपको नहीं छाटा जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि हम जाते हैं फौज में तो उसका वेट कितना होना चाहिए। पहली वीडियो में या पिछली वीडियो में मैंने सारा कुछ वेट और एज के बारे में बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। वेट इसका 48 से 50 केजी के अंदर होना चाहिए। ये भी जरूरी नहीं है, आपके हाइट के हिसाब से वेट रखा जाता है। आपको चेस्ट 77 सेंटीमीटर चाहिए। अब आपको एज रिलेक्शन, जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें एज रिलेक्शन कितना पाया जाता है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं, हम SC ST है या OBC है, उसकी एज रिलेक्शन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए एज रिलेक्शन चाहिए आपको। SC ST रहता है उसके लिए
5 इयर्स मिलता है आपको। ओबीसी और एक्स सर्विसमैन होता है उसके 3 साल मिलता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो बंदे रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो नक्सलाइट एरिया में आता है, उसके 5 साल के लिए छूट दी जाती है, एज में 5 साल की छूट दी जाती है। इसका रनिंग होता है 1600 मीटर। सारा आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का 1600 मीटर था। पैरा फोर्स को छोड़कर सारा ना 1600 मीटर। पैरा फोर्स का 24 मिनट का टाइम रहता है, बट 5 किलोमीटर रहता है। इसका टाइमिंग का देख लेते हैं। इसका टाइमिंग बहुत ज्यादा देता है, 8 मिनट 30 सेकंड समय दी जाती है, जबकि आर्मी में 5:45 दी जाती है। एयरफोर्स में 6 मिनट तक दी जाती है, लेकिन इसमें 8 मिनट तक दी जाती है। एयरफोर्स में 6 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही जाती है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर नेवी में दी जाती है 8 मिनट 30 सेकंड। इतना इनफ है 1600 मीटर के लिए। अब इसका क्या होता है कि जो लद्दाख में बंदे रहते हैं, जो वो भी नक्सलाइट एरिया लद्दाख में बंदों को 1 मील का 6.5 मिनट दी जाती है। 1 किलोमीटर इन 1 मील का दिया जाता है। 1 मील से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ये समझ लीजिए ये 1600 मीटर है, तो 1200 लगभग समथिंग होगा। उसके अंडर में आपको 6.5 मिनट की टाइमिंग दी जाती है, उसमें भी बंदे को पास करना पड़ता है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका पोस्ट कौन सा होता है। पोस्ट होता है असिस्टेंट कमांडेंट होता है, जो पायलट में जीडी के अंदर में आता है। एबी एनबी है जो डोमेस्टिक के अंदर में आता है। नाविक जो नाविक का 2 पोस्ट होता है, एक डोमेस्टिक में आता है, इलेक्ट्रिक वगैरह का होता है, जो आईटीआई करके बंदे जाते हैं। आईटीआई हुआ, मैकेनिकल हुआ, उससे सारे बंदे जाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? 10th पास चाहिए। 10th में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, वो भी मैथ और फिजिक्स के लिए। देखिए टेक्निकल बेस में क्या होता है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इसके लिए मार्क्स थोड़ा हाई चाहिए, 50%, 60%, 70%। अभी तो ऐसा हो गया है कि आप एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हैं, आपका मार्क्स ज्यादा ही होना चाहिए। 60%, 70% आपका मार्क्स रहेगा तभी आपका एडमिट कार्ड भी आता है, नहीं तो एडमिट कार्ड भी नहीं आता है। इसलिए आपको मार्क्स कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आप अपने पास 10 के एग्जाम में अच्छे से पढ़ें और अच्छा मार्क्स ला पाए, ताकि आपका एडमिट कार्ड आए। क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन लोग जॉब के लिए आकर्षित होते जा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ मार्क्स थोड़ा ज्यादा ही लाने से आपको बेटर है, सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कोई भी फॉर्म आपसे छूटेगा नहीं। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका मार्क्स ही नहीं है, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको मैंने बता दिया, इसका आंख जो डिस्टेंस होता है 6x6 होना है। सारा में 6x6 ही होता है, 6x6 आपका होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद चेस्ट पे चलते हैं। चेस्ट 77 सेंटीमीटर जरूरत है। जो नॉर्मल चेस्ट से मापा जाता है उसको 77 होनी चाहिए, और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी टोटल 75 80-85 के लगभग में आपको चाहिए। 85 के अंडर में ही रहेगा तो आपका हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें क्या होता है कि जो आपको इसमें नाविक में 2 पोस्ट आते हैं, एक यात्रिक में आता है, एक डोमेस्टिक में आता है। इसमें भी सेम है, 10 पास होना बहुत ही जरूरी है, और 50% मार्क्स होना है, फिजिक्स और मैथ में होना चाहिए। और अगर आईटीआई किए हुए हैं, उसमें मैकेनिकल है, फिटर है, उसमें भी परसेंटेज बढ़ा जाए, 50% होनी चाहिए। उसमें प्लस पॉइंट रहता है, आपको चांसेस ज्यादा रहता है आपका सिलेक्शन होने का। तो इसमें क्या मैंने सारी बातें आपको बता दी। अब इसमें समझते हैं कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड था, इसने जब 2019 में जब आपको ताज होटल पर हमला हुआ था, 26/11 का घटना का आप नाम सुने होंगे ताज होटल में। उस समय जितने भी उग्रवादी थे स्लीपर सेल के तहत, यानी स्लीपर सेल की मदद के वजह से ही वो इंटर कर पाए ताज होटल में। तो पहले समुद्र के किनारे से आ रहे थे। समुद्र के किनारे का रक्षा कौन करता है? भारतीय कोस्ट गार्ड करता है, जबकि इसको इंफॉर्मेशन नहीं था। अगर इसको इंफॉर्मेशन मिल जाता तो उधर से उधर ही दबोच लिया जाता, बट इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। अब किसी कारण से नहीं मिल पाया, तो गवर्नमेंट की लापरवाही समझिए या फिर इंडियन कोस्ट की लापरवाही। जहां तक हम समझते ना ही गवर्नमेंट ने गलती किया था, ना इंडियन कोस्ट गार्ड ने गलती किया था। स्लीपर सेल का माइंड इतना तेज होता है कि सभी चीजों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, हम लोग को पहले से टेक्निक दी जाती है और सिखाया जाता है। आने वाले अब तो ऐसा होने वाला नहीं है, ना कभी होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी इसमें टेक्नोलॉजी भारत सरकार की इतनी ज्यादा हो गई है। तो पहले घुसकर तो देखिए, फिर दिखाते हैं हम क्या करना है। तो इसमें क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड उस समय रोल था उस समय उसका रोल होना चाहिए था। आज उसको सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है जिस तरह देखते हुए। तो अब इसमें चलते इसको किस सेक्टर में रखा गया है। इंडियन नेवी को कौन सा जगह वगैरह संभालने के लिए होता है ना, कि एक आदमी रहता है कोई, एक काम आप करोगे, एक काम वो आप करोगे, ऐसे ही इसको एक काम दिया गया है। इसका क्या काम होता है, इंडियन नेवी भी इसमें मौजूद है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो बोलते हैं, इंडियन नेवी का इसमें रोल है।
उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी। फिशरी डिपार्टमेंट, जितने भी मछुआरे रहते हैं समुद्र में, देखिएगा मछुआरे रहते हैं, वो मछली मारने आते हैं दूसरे देश से, और दूसरे देश में रेखा को क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बाद इंडियन नेवी उसको अरेस्ट कर लेती है। फिर जेल वगैरह का जो भी प्रावधान होता है कोर्ट के हवाले या डिफेंस कोर्ट के तहत उन लोगों को बेल दी जाती है, या फिर उन लोगों से सारी इंक्वायरी लेकर ही छोड़ी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी को दिया। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब हो गया कि अगर कोई समुद्री लुटेरा कोई गहना या सोना या ड्रग्स, कोकीन, गांजा, ये सब सारी चीजें जब लेकर आता है तो डिपार्टमेंट रेवेन्यू का ही सौंपा गया, वहां से माल को उठा लाना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट को दे देना। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दिया गया है संभालने के लिए। उसके बाद सेंट्रल आर्म फोर्स, सेंट्रल आर्म फोर्स मतलब होता है कि आपको इसमें सेंट्रल जितने भी सेंट्रल आर्म्स फोर्स है उसके तहत भी ये लोगों को दिएगा। जैसे ब्लैक कपड़ा पहन कर आते हैं, देखिए ब्लैक कपड़ा पहन कर लोग रहता है, वो लोग सेंट्रल आर्म फोर्स के तहत रहते हैं, उन लोगों को पावर सबसे ज्यादा रहता है, ब्लैक रहता है, कपड़ा पहने रहता है। आप एक फिल्म देखे होंगे इंडियन, उसमें दिखाया गया है जब वो जब लेकर वो भागता है, वो लड़की को लेकर जाता है उसको उग्रवादी के हवाले करने, उसी वक्त सेंट्रल आर्म फोर्स आती है, ब्लैक ड्रेस पहने जो थर्ड रक्षक रहती है। उसके बाद स्टेट पुलिस को भी इसमें रखा गया, स्टेट पुलिस सर्विस को भी रखा गया। कोस्ट गार्ड में स्टेट पुलिस सर्विस को अलग उसको एक प्रावधान देंगे कि आप स्टेट पुलिस करेंगे, बट वो इंडियन कोस्ट गार्ड के ही अंदर में आता है। अब समझ लेते हैं इसमें एम्प्लॉइज कितना है। इसमें एम्प्लॉइज है 13,842, बट इतना एम्प्लॉइज है अभी तो आप सभी जगह खोजिएगा तो 13,842 ही एम्प्लॉइज लगे। बट किसी भी सेना के पास अपने एम्प्लॉइज ज्यादा होने के बावजूद भी अपनी सेना को कम बताया जाता है, क्योंकि दूसरे देशों को ये ना पता है कि इसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ रही है। इसलिए हमारी क्या हो, किसी भी कंट्री का पकड़ लीजिए आप, अमेरिका हो गया, आपको विदेश में जितने सारे रूस हुआ, रसिया हुआ, जापान हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, किसी भी अपना सेना सैन्य ताकत को दिखाना नहीं चाहता है और न बताना चाहता है, न इंडिया बताना चाहता है, और बताना भी नहीं चाहिए। अगर पहले से इन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी ताकत इतनी है तो पहले से वो लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए कोई भी ताकत अपनी नहीं बताती है। मैंने बेसिकली इसलिए बता दिया कि एक बेसिक क्लास इसलिए ले लिया कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता कि हाइट क्या चाहिए, वेट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, कौन कौन सा पोस्ट आता है, कब आता है, कैसे आता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप indiansainik.com वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, आपको कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, कब कब फॉर्म आता है। और एक गुड न्यूज है, मैं बता रहा हूँ आपको, इंडियन सैनिक का एमआर और एसएसआर का फॉर्म निकला हुआ है जो करंट बैच का है 2023 का। इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अप्लाई कीजिए, इसमें आपको होगा सिलेक्शन हो जाए। जो बंदे 10th पास है और मैथ फिजिक्स में अच्छा मार्क्स है उसके लिए, और जो 12th पास है जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स है उसके लिए। और मैं बेसिक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि मैं जितना भी ये सब सारी चीजें, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सारी चीजें मैं पहले से ये चीज बता देता हूँ, ताकि आप जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मुझे कैसे पता चले, मैं कब फॉर्म फिलअप करूं, कितनी हाइट की, जो नए बंदे हैं, जो नए युग के नौजवान लड़के हैं, उन लोगों को ये पता नहीं चल पाती। इस वीडियो के माध्यम से वो समझ जाएंगे कि मुझे कितनी क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब फॉर्म भरना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको इसी में मिल गए होंगे। आपको पहले सेंट्रल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना को उसको पारित कर दिया गया था। इसका मोटो क्या है, इसकी हेड ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली में, इसको कौन सा विभाग में बांटा गया है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको दिया गया है। 10-12 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और रह गया आपको वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन दबाते हैं, आपको जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी आपको मिल जाएगी। बेसिकली मैं आपको इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, एसएससी, जीडी की तैयारी में करवाता हूँ। ज्यादातर बंदों में यही तैयारी करता हूँ। ऑनलाइन में क्लास होती है। अब ऑनलाइन में इंडियन सैनिक एक ऐप्स होगा, देखिए बैकग्राउंड उसका ब्लैक होगा, और आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां लॉगिन कर लीजिएगा और डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप 6 मंथ क्लास करने के बाद फौज का कोई भी जॉब नहीं होगा जो आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट टाइम में ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। उसके लिए मैं कहता हूं, मैं अपनी वीडियो को अंत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।